बिजली, ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कव्वा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कवि मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो
तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कपी की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कपी पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कपी कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कपा बिजली कपी के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कपा गुजरता है। बिजली कपी को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काफी जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कपी प्रेम कपी की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कपा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कौवा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कपी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कौवा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कौवा मिलकर बादल कपी को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कपे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कपा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कपी और प्रेम कपा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कपी, ये तुम्हारे साथ कपी कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कपा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कपा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कपा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कपे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कपे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कपे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कपा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस काफी, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई।
लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कौवा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कौवे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कौवा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कौवों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कौवे यार, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कौवा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कौवे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कौवी है और वो प्रेम कौवे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कौवे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कौवे, बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कौवा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कौवे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कौवे से तुमने शादी की है वो इस बादल कौवे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये प्रेम कौवा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कौवा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवे को बाहर बुलाती है। बिजली कौवी बाहर आती है। देखो कौवी बहन, क्या तुम इस बादल कौवे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं। ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कौवे की ये बात सुनकर बिजली कौवी डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कौवी नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कौवे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। मानो बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम अपनी पुरानी सारी बातें और गिले शिकवे छोड़कर फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पहले की तरह एक पेड़ पर ही रहने लगते हैं। बिजली, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुम लालची कौवी हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। फिर बिजली कौवी वहाँ से चली जाती है। बिजली कौवी आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, आम के पेड़, मुझे एक आम दे दो। मेरी दोस्त चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है। मैं उसे आम देकर सुलह करना चाहती हूँ। कौवी, तुम हमेशा झूठ बोलती हो। मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। आम के पेड़, मैं अब कभी चिड़िया को धोखा नहीं दूंगी। फिर बिजली कौवी आम के पेड़ से एक आम लेकर फिर से मानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो, मैं ये आम लाई हूँ। ये आम बहुत रसीला है। मैं नहीं खाती तुम्हारा आम, तुम बहुत धोखेबाज हो। तुम हमेशा धोखा देती हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक कबूतरी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बबली कबूतरी बिजली कौवी के पास आती है। अच्छी कौवी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वो मानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं दोस्त बनूंगी तुम्हारी। क्या सच?
तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी दोस्त हो। शेलो मेरी सहेली, ये मीठे मीठे आम खाओ। फिर बबली कबूतरी बिजली कपी से आम लेकर मीठे मीठे आम खाती है और फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर चली जाती हैं। नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मेरी सहेली, दूसरे जंगल में मेरा एक अमरूदों का बाग है, किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। मीठे अमरूद मैंने बचपन में खाए थे, मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। तुम चिंता नहीं करो, जी भर कर खाना, मेरे अमरूद के बाग से जी भर कर अमरूद खाना। दूसरे दिन मानो चिड़िया बबली कबूतरी को बिजली कपी के साथ घूमता हुआ देखती है। कबूतरी बहन, मैंने सुबह देखा, आप उस बिजली कपी के साथ कहाँ जा रही थी? मानो अब कपी मेरी दोस्त है, हम पूरे जंगल में एक साथ घूमती हैं। हम दोनों एक साथ मिलकर भोजन भी खाने जाती हैं। बबली बहन, वो कपी बहुत धोखेबाज है, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी, वक्त आने पर वो तुम्हें भी छोड़ देगी। चिड़िया, तुम मेरी और कपी की दोस्ती से जल रही हो। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कपी कबूतरी से कहती है, बबली सहेली, सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना हम सहेलियाँ मिलकर अपने लिए लकड़ियों का एक पक्का और मजबूत घर बना ले। हाँ बिजली, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा सहेली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ। फिर बबली कबूतरी जंगल में जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। कबूतरी लकड़ियाँ लेकर बिजली कपी के पास आती है। ठीक है सहेली, लकड़ियाँ तो आ गई, अब जल्दी से जाकर सूखे तिनके ले आओ, जब तक मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखती हूँ। बिजली कपी अपना सारा काम बबली कबूतरी से करवाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए एक नया और सुंदर घर बना लेती हैं। कबूतरी अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी। बिजली देखो, मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मानो चिड़िया फिर से कबूतरी को मिलती है। बबली बहन, एक बार बिजली ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो बिजली ने मुझे घर से निकाल दिया था। मानो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मेरी और कपी की दोस्ती अब उम्र भर रहेगी, चलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। चलो भोला जी, सर्दियों के ये दिन मेरी सहेली है ना बिजली, उसके पास गुजार कर आते हैं। लेकिन क्या स्वीटी, उसका घर पक्का है? हाँ पति जी, उसका घर बहुत मजबूत और सुंदर पक्का है। फिर वो दोनों पति पत्नी कपी बिजली कपी के पास आते हैं। बिजली कपी अपनी सहेली से गले मिलती है। मेरी सहेली आ गई, मेरी सहेली आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गर्मियों के दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, कभी किसी को दोस्त बनाया तो कभी किसी को। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम साथ में रहेंगे, मिलकर जंगल में चोरियाँ करेंगे और लूट मार करेंगे। बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। घर तो सुंदर होगा, मैंने ये कबूतरी से बनवाया है। जब कबूतरी बाहर से घर आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बिजली, बिजली मेरी सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। माफ करना कबूतरी, अब मेरी सहेली स्वीटी आ गई है, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ किसी और को अपना दोस्त बना लो। कभी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ या ठंड में मर जाओ, मुझे इससे क्या। बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोती हुई एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया पर विश्वास किया होता और इस कपी पर यकीन ना किया होता तो आज मैं ऐसे बेघर ना होती। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बबली बहन, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो और आइंदा दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाना। जो दोस्ती लालच की बिना पर हो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिर बबली कबूतरी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। सावित्री कभी बाजार से सब्जी ले रही थी कि वहीं बिजली कभी एक कपे के साथ उसका पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। अरे बाप रे बाप,
सावित्री, तुमने तो अपनी बेटी को बहुत आजादी दे दी है। जरा देख तो, खुलेआम बाजार में कफे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही है। देख सावित्री, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। बाकी तेरी मर्जी, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को समझा। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बिजली का भी हंसती हुई घर आती है। माँ, आज रात डिनर में मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देना। ये सब छोड़, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, उस भूरे कौवे का साथ छोड़ दे। मुझे कई बार पक्षियों ने बताया है कि वो कौवा तुझे गली में छोड़ने आता है। आज मुझे ओमवती बता कर गई कि तू उस कौवे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। वो कौवा ठीक नहीं है, 1 नंबर का डाकू है वो। देख बिजली, तुझे मेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। माँ, न जाने तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हाँ, और शादी के बाद वो चोरी और पीना छोड़ देगा, उसने मुझसे वादा किया है। भूरा कौवा बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी आजकल का जमाना बदल गया है, अब सब पक्षी अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। बेटी, मुझे सारा अनुभव है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ, मुझे ना समझाओ, शादी तो मैं उस भूरे कौवे से ही करूँगी। बिजली का भी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरा दिन भोजन नहीं खाती। एक दिन सावित्री का भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक नहीं आती। अरे, ये कहाँ रह गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगल में जोरों की बारिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी भूरे कौवे से शादी करके घर आती है। ए ऊपर वाले, बिजली, ये तूने क्या अनर्थ कर लिया? तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। तभी गुस्से में सावित्री बिजली कौवे को एक जोरदार पंख मारती है। मिल गया आशीर्वाद तुम्हें। याद रखना, अगर कभी तुझ पर मुश्किल आई तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। सावित्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बिजली कौवे और भूरे कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भूरा कौवा बिजली कौवे को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ बिजली कौवे का ससुराल कुछ दिन तो अच्छा पेश आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जहर उगलने लगते हैं। एक दिन बिजली कौवे रसोई में खाना बनाती है और भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है। अरे, ये कैसा भोजन बनाया है? रोज अजीब अजीब भोजन बना कर ले आती हो। क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? पति जी, मैंने खुद चखा है भोजन, भोजन में नमक बिल्कुल ठीक है। तभी भूरा कौवा बिजली कौवे का पंख जोर से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी चोंच खोलने की? जाओ, दोबारा से मेरे लिए भोजन बना कर लाओ। बेटे, मेरा तो दाल चावल खाने को मन कर रहा है, इसे बोल मेरे लिए भी बना कर लाए। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में दाल चावल अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखा बेटा, तेरी पत्नी कैसे बहाना बना रही है और मुझे भूखे मारना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पसंद से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। ये सुनते ही भूरे कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कौवे को एक जोरदार पंख मारता है, जिससे बिजली कौवे नीचे जाकर गिरती है और वो घायल हो जाती है। भूरे, भूरे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप कर जा। शादी कर कर लाया हूँ मैं तुझे। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तेरी बातें सुनेगी। अब इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सुना तूने? जा, अभी जाकर मेरी माँ को दाल चावल बना कर दे। फिर बिजली कौवे रोती हुई रसोई में जाती है। वो भोजन बनाती है, तभी उसका पंख भी जल जाता है। हाय माँ, मर गई मेरा पंख। मैंने भूरे से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ गई, लेकिन वही हुआ जो माँ ने कहा था कि भूरा मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। बिजली कौवे के ससुराल वाले उसको बहुत मारते हैं। एक दिन सावित्री रह नहीं पाती, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो देखती है। क्या बोला तुमने कि मैं बदल गया हूँ? हाँ, मैं बदल गया हूँ। तुझे क्या लगा था कि कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैं पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा और दिन रात तुझे मारूंगा। बहुत बढ़िया बेटा,
ऐसे कवियों को तो ठीक करके ही रहना चाहिए। माँ जी मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती और वो जल्दी से जाके अपनी बेटी को छुड़ाती है। दूर दूर रहो मेरी बेटी से। तुझे क्या लगा था? क्या सच में मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। माँ तुम आ गई। अगर तुम माँ बेटे ने मेरी बेटी को दोबारा कोई पंख लगाया तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। चल बेटी, चल मेरे साथ। फिर सावित्री अपनी बेटी को घर ले आती है और वो अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी बिजली का बीबी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता था जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरी ऐसी हालत कर देगा। आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, बेटी को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तेरी शादी भी कर दूंगी। फिर सावित्री अपनी बेटी बिजली कवि का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मानो चिड़िया सावित्री के पास आती है। माँ जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर मानो चिड़िया उस कपे के बारे में सारा बताती है। सावित्री को वो रिश्ता बहुत पसंद आता है। बादल कव्वा भी उसी जंगल में रहता था। वो बचपन से ही बिजली कवि से बहुत प्यार करता था। अगले ही दिन बिजली कवि और बादल कवि की शादी हो जाती है, जहाँ बिजली कवि के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बादल जी, ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मैं सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू बादल जी, सच में मेरी माँ की चॉइस बहुत अच्छी थी। बिजली, तुम तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो, मगर तुमने ही कभी मुझे भाव नहीं दिया। ऐसे बिजली कवि बादल कवि के साथ खुश खुश रहने लगती है। मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता? एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं, तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। हाँ भैया, जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिएगा। और अगर सच जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो भैया, आप जाकर उन्हें मिलकर सब बता दो। सच जानने के बाद वो जो भी कहे आप उसकी बात मान लीजिएगा। तुम पांचों बहुत अच्छी हो, मैं चाहता हूँ और बिजली कवि से बात करता हूँ। बादल कव्वा ऐसा कहते हुए घर से निकल जाता है। बादल कव्वा बहुत गरीब था। उसके पास एक ही कमरा था, जहाँ वो सौतेली 5 चिड़िया बहनों के साथ रहता था। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वहीं बादल कव्वा एक अमीर कवि को पसंद करता था। वो कवि से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो बिजली कवि को अपना सच बताने चाहता है। मैं नहीं जानता बिजली कि मेरा सच जानने के बाद तुम क्या करोगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक ही कमरा है। ये सुनने के बाद बिजली कवि सोच में पड़ जाती है। बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। ये सुनकर बादल कव्वा बहुत खुश होता है, जिसके बाद बादल कव्वा बिजली कवि से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जैसे ही बिजली कवि घर के दरवाजे पर आती है तो घर के बाहर बादल कव्वे की 5 बहनें अपनी नई भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। ए ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी सी झोंपड़ी के एक कमरे में अब तुम 5 बहनों और एक भाई के साथ मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी, आप अंदर आ जाओ, इसे अपना घर ही समझो। ये क्या बादल, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। माफ करना बिजली, मेरी 5 बहनें हैं। ये मेरे साथ ही रहती हैं। हम इस कमरे में एक साथ भला कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही सोचो बादल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को खूब समझाता है, जिसके बाद बिजली कवि मान जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। बादल कवि की बहनें घोंसले के दरमियान में एक पर्दा लटका देती हैं। अरे, ये पर्दा क्यों लगाया है तुमने यहाँ? भाभी, पर्दे के उस साइड पे
भैया और आप सो जाना और इस साइड पे हम 5 बहनें सो जाएंगी। बिजली कपी को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे क्या मालूम था कि इसकी 5-5 बहनें भी हैं, वरना मैं कभी भी इससे शादी न करती। हाय हाय, मेरी माँ ने कितना कहा था कि अमीर कौवे से शादी कर लो, मगर मैं ही ना मानी। बादल कौवा तो चुपचाप घोंसले में सो जाता है, लेकिन बिजली कपी को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह बिजली कपी तैयार हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप नजर आ रही हैं? क्या कोई बात है? बिजली कपी अभी कुछ कह ही पाती कि तभी बादल कौवा आ जाता है और वो बिजली कपी से कहता है, बिजली, मुझे आज तुम्हारे पंखों के कड़ी चावल खाने हैं, जैसे तुम पहले अपने घर से बना कर लाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? भाभी, हमारे घर में गैस चूल्हा तो नहीं है, ये मिट्टी का चूल्हा है। हम सब इसी पर ही भोजन बनाते हैं, आप भी इसी पर बना लो। ये देखकर बिजली कपी हैरान हो जाती है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती थी। बादल कौवे की बहनें बिजली कपी की मदद करती हैं। खाना बनाकर बिजली कपी बादल कौवे को देती है। वो भोजन खाता है और काम पर निकल जाता है। चलो अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए, लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 चिड़ियाओं को झेलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगी। बिजली कपी ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो डंडा उठाती है और अपनी 5 नंदों पर जुल्म करने लगती है। जब बादल कौवा घर से बाहर होता तो वो अपनी 5 नंदों से काम करवाती, खाना भी बनवाती और सफाई करवाती। जब बादल कौवा घर आता तो उसके सामने वो रसोई में भोजन बनाती। वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो खुद सारे काम करती हो। एक दिन मानू चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बिजली कपी ऊंचा म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। भाभी, आवाज कम कर दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती है छोटी चिड़िया, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी डंडा उठाती है और मानू चिड़िया को मारने लगती है। ये देखकर वो 5 बहनें डर जाती हैं और डर के मारे वो अपने भाई बादल कौवे को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन बादल कौवे को काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा घर आ जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी सारी बहनें काम कर रही हैं, जबकि बिजली कपी उसकी छोटी बहन को डंडे के साथ मार रही है, जिसके कारण छोटी चिड़िया घायल हो जाती है। बादल कौवा आता है और बिजली कपी को एक जोरदार पंख मारता है और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? क्या तुम उसे जान से मारोगी? बिजली कपी डर जाती है। तभी मानो चिड़िया और उसकी चारों बहनें मिलकर बादल कपी को सारी बात बताती हैं। ये सुनने के बाद बादल कपी को बहुत गुस्सा आता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक अमीर घर की कपी कैसे इतनी समझदार हो सकती है। तुम तो आज मेरी बहनों को मार ही डालती। तुम्हें तो मेरी बहनों का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर मेरी बहनें शादी के लिए ना मानती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। ये सब सुनने के बाद बिजली कपी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और 5 नंदों से माफी मांगती है। मैं तो बस इस घर में अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इन पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बादल भैया, भाभी को माफ कर दीजिए, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, वो कभी ऐसे छोटे घर में नहीं रही। अब देखना भैया, भाभी हमारे साथ खुशी खुशी रहने लगेंगी। फिर बादल कौवा बिजली कपी को माफ कर देता है। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में